Okay, now let's talk about some of the properties of the discrete time Fourier transform. This time I will not be proving these properties because now you know कि मैंने continuous time Fourier series, discrete time Fourier series और फिर continuous time Fourier transform में आपको बताया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप प्रूव कर सकते हैं और प्रूफ का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। फॉर DTFT जो प्रूफ का टेक्निक है वही है, सो आई विल नॉट गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे किस तरह प्रूफ करते हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि हम देख लें कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम Fourier transform. ठीक है, माय फोकस इज ऑन दैट एस्पेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर पीरियोडिक सिग्नल के एनालिसिस के लिए तो हमारे पास फूरियर सीरीज मौजूद है, तो सर पीरियोडिक सिग्नल को द फूरियर ट्रांसफॉर्म से उसका एनालिसिस करने का क्या फायदा है सर? फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कह सकते हैं एक जनरल फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे पास पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों को हम एक ही साथ देख सकते हैं कि अगर एक पीरियोडिक सिग्नल हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस किस्म का होगा और अगर नॉन पीरियोडिक होगा तो उसका क्या होगा। ठीक है, अगर आप एक ही टूल को यूज करना चाहते हैं फॉर बोथ सिग्नल्स तो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म टूल अवेलेबल है, देन यू डोंट नीड टू स्टडी फोरियर सीरीज। ठीक है, बट यू ऑल्सो नो कि किसी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपको फोरियर कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर फोरियर कोफिशिएंट्स नहीं होंगे तो फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इवन अगर आप पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करना चाहते हैं पहले आपको कोफिशिएंट्स पता होंगे तब जाके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन है। जो ग्राफिकली भी डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर फोरियर सीरीज को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस तरह नजर आएगा और उसी सिग्नल का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे वो कैसे नजर आएगा। ठीक, आई होप आई आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए अगेन हम एक पेयर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल x ऑफ n है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हमारे पास है कैपिटल X फंक्शन ऑफ e टू पावर j ओमेगा। So the first property of discrete time Fourier transform is its periodicity. And this property was not there for CTFT. Continuous time case में हमारे पास periodicity property obey नहीं हो रही। और इसका मतलब क्या होगा? It means कि अगर हमारे पास एक Fourier transform हो और हम उसमें ओमेगा प्लस 2 पाई अगर ऐड करें, this is going to be the same thing as if e to power j. So after every interval of 2 pi, discrete time Fourier transform will repeat itself. When mathematically इसका ये मतलब हो जाए। As always, जितने भी Fourier transform हैं या Fourier series operators हैं, all of them are linear operator. और इसका मतलब mathematically क्या होगा? X of n has a Fourier transform pair x1. There is another signal x2 with a Fourier transform pair represented by capital X2. Now, if we take a linear combination of these two signals, it means if we have some constant ax of n plus b constant multiplied with this signal. So this is going to be some other signal, जिसको हम x of n कहेंगे. So what is the Fourier transform of this new signal, which is the linear combination of the two signals, जिनकी Fourier transform हमें पहले से पता है. So based on the linearity property, we can directly find out कि इसका Fourier transform क्या होगा.
by multiplying the same constant with Fourier transform of x1 and then adding it to the Fourier transform of x2 multiplied with the same constant जो हमने time domain में signal के साथ multiply किया. So this is the linear property of discrete time Fourier transform. As always in properties को आप prove भी कर सकते हैं, which I am skipping और इसको आपने खुद try करना. Time shifting property. So if x of n has a Fourier transform pair represented by this notation. So now if you introduce a time shift in the signal, so let's say x of n jo hai, it is now shifted by some time represented by this general representation n naught. So what is going to happen to the Fourier transform of this time shifted signal? So the Fourier transform of this signal will be the Fourier transform of the original signal multiplied with e raised to power minus j omega n. So the Fourier transform of the signal needs to be multiplied with this factor, and this will account for the time shift. And if you compare जो हमने CTFT का time shifting property पढ़ी थी, वो भी ऐसे ही थी कि अगर हम सिग्नल को टाइम शिफ्ट करें तो उसका Fourier ट्रांसफॉर्म के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था. वहां पे e पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट था, यहाँ पे e पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट. तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल CTFT की तरह ही. Then fourth property is frequency shifting. According to this property, if we introduce a shift in the frequency, it means कि ये जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसको अगर हम ओमेगा से शिफ्ट करके इसको ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे ले जाए, तो हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इंट्रोड्यूस की. What is going to happen to the signal in time domain? According to this property, the original time domain signal x of n needs to be multiplied with e raised to power plus j omega naught n. So this property is also exactly similar to the frequency shifting property of CTFT. तो इसमें भी हमारे पास यही इफेक्ट था कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का इफेक्ट क्या होता है कि जो सिग्नल टाइम डोमेन में है उसको हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इट हैज दिस इफेक्ट. Fifth property. Conjugation as well as related behavior जिसको हम कहते हैं conjugate symmetry. According to this property, if we are given this transform pair, and then if we take the conjugate of the signal, so x conjugate n. According to the conjugation property, the Fourier transform of x conjugate n will be equal to capital X conjugate e raised to power minus j omega. And if we are dealing with a signal which is real signal,
if x of n is real signal. Then what will happen? We know that अगर x of n real signal होगा, so x of n will be equal to x conjugate of n, and as a result the Fourier transform pairs will also be equal. x of n का Fourier transform है this one, और x conjugate n का Fourier transform है x conjugate e power minus j omega. So if x of n is equal to x conjugate, they will also be equal. And this is what we call as conjugate symmetry. So whenever Fourier transform of a signal obey this behavior that x is equal to x conjugate e power minus j omega, we say that our signal is conjugate symmetric. इसको हम फिर एक और फॉर्म में भी लिखते हैं. Sometime we represent this कि हम इसका दोबारा से एक दफा कंजुगेट जब ले लें तो अब आपके पास इस तरह हो जाएगा. You take the conjugate again, so you get this. So this is also conjugate symmetry. Conjugate symmetry का एक और important इसको हम एक और expanded form इस तरह देख सकते हैं that whenever you have this behavior जिसको हम conjugate symmetry कह रहे हैं, इसका एक और effect क्या होगा कि इसको मैं फर्दर इसको कर रहा हूँ. इसका इफेक्ट क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड द फेज ऑफ दिस. Whenever you have conjugate symmetry, then the real part of Fourier transform will be even function and imaginary part will be odd function. और अगर आप Fourier transform को rather than in terms of real and imaginary आप उसको magnitude और phase की form में express करेंगे, so the magnitude will be even function and phase will be odd function. I hope you remember कि even और odd function का मतलब क्या है. This is something जो already हम first chapter में cover कर चुके हैं. तो conjugate symmetry को अगर हम further explain करें तो conjugate symmetry का effect क्या होगा कि ये equal होने का मतलब ही यही होगा कि real part even function होगा, imaginary part odd function, या magnitude even function होगा और phase odd function होगा. It all depends कि आपने इस फंक्शन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. So this was property number 5. Property number 6, continuous time में हमारे पास differentiation property थी. Now because signal is discrete time, so we don't have the concept of differentiation. We have a concept जिसको आप differencing कह सकते हैं. difference, which means कि अगर हमारे पास x of n का Fourier transform पेयर हमें पता हो और हम इसका फर्स्ट डिफरेंस अगर फाइंड करें, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब ये होगा कि x of n minus x of n minus 1, जिसको
अगर ये कंटिन्यूअस टाइम में होता तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते, बट नाउ वी कॉल इट फर्स्ट डिफरेंस. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट इन द ओमेगा डोमेन अगर हम डिस्क्रीट टाइम का फर्स्ट डिफरेंस? सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर तो ऑलरेडी हमें पता है, ये हम लिख सकते हैं माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जी? कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? टाइम शिफ्ट, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखा था हमने? ओरिजिनल फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड विथ e raised to the power माइनस जे ओमेगा एन नॉट, और एन नॉट किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो ये सिंपली आ गया e पावर माइनस. सो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट डिफरेंसिंग का इफेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या आ गया? यू कैन से 1 माइनस e पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ऑफ. इन अदर वर्ड्स डिफरेंसिंग का इफेक्ट क्या हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ ये फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको अगर मैं जस्ट टू कीप थिंग इन पर्सपेक्टिव, जब हमने CTFT की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और वहां पे हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसका इफेक्ट क्या था? हमने कहा था कि x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है x ऑफ जे ओमेगा, जिसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता था जे ओमेगा. सो दिस वाज द इफेक्ट. इस केस में फर्स्ट डिफरेंस में आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई है विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, यू कैन ऑलवेज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ CTFT with DTFT. Okay, this was property number 6. Property number 7 is time reversal. So this is a straightforward property कि अगर x of n का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास e पावर j हो, अगर हम टाइम रिवर्सल का मतलब ये है कि x of n जो है x of minus n हो जाएगा, and according to this property ये हो जाएगा x of minus j. Then we have another interesting property जिसको हम कह देते हैं time expansion. Now there is a difference in time expansion behavior for continuous time and for discrete time. इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले से. सो कंटिन्यूअस टाइम में देयर वाज नो इशू. अगर आप देखें, हमने इसको पढ़ा था कि CTFT के केस कि अगर x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ j ओमेगा और हम इसको टाइम एक्सपेंड कर दें जिसको आप x ऑफ at से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया था और वो था 1 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू ओमेगा बाय a. ये बिहेवियर था CTFT. इस केस में ये जो a था, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1, और बेस्ड ऑन दैट हमारा सिग्नल एक्सपेंड भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज द इशू इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम? इसको मैं इस तरीके से कहूंगा कि अगर आपके पास एक सिग्नल है x ऑफ n, अगर मैं इसको लिख दूं x ऑफ 2n, तो आप क्या कहेंगे कि व्हाट हैज हैपेंड टू द सिग्नल? x ऑफ 2n को अगर आप x ऑफ n के साथ कंपेयर करेंगे तो आप क्या कहेंगे? व्हाट हैज हैपेंड टू द सिग्नल? सिग्नल कंप्रेस हो गया है सर. सिग्नल कंप्रेस हो गया जी. बाकी लोग क्या कहते हैं? सर वही है. वही है क्या मतलब? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन x ऑफ n x ऑफ 2n.
इम्पल्स रिस्पॉन्स देंगे तो क्या चीज दोबारा रिपीट करें? सर अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स देंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस तो नहीं आ रहा। आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स कहाँ से फाइंड कर लिया? सर इम्पल्स सिग्नल की रिस्पॉन्स, जी इम्पल्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या हो गया, सिग्नल क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया कंप्रेस ना, हो गया है सर थोड़ा कंप्रेस सा। हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कंप्रेस हो गया। ओके, कंप्रेस हुआ। ओके जी। बाकी लोग क्या कहते हैं जी? कंप्रेस है, एक्सपेंड है, कि कुछ भी नहीं हुआ? कैस होगा। कंप्रेस होगा। ओके, और ये अगेन आप लोग जो ये आंसर दे रहे हैं, ये आपका जो आंसर है, इट इज बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट। तो कंटिन्यूअस टाइम में बिहेवियर है कि एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ टू टी में क्या फ़र्क है? तो हमने कहा था कि टू टी का मतलब है कि सिग्नल क्या हो गया, फास्ट हो गया। इट मीन्स वो कंप्रेस हो गया। तो आप जो आंसर दे रहे हैं वो इस बेस के ऊपर दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर डिस्क्रीट टाइम। X of 2n is not the compressed version of the original signal. Why? Because x of 2n को अगर आप देखें, it is as if आप इस x of n के कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं? even वैल्यूज ले रहे हैं, even सैंपल्स ले रहे हैं। जब आप n को 0 पुट करेंगे तो x of 2n से क्या आ जाएगा? x of 0 आ जाएगा। तो ये x of 0 क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल, n को 0 पुट करूंगा तो ये वाला वैल्यू है, तो ये आ गया। देखें, जब आप n को नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? n मस्ट बी इक्वल टू 1। पॉजिटिव टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो जब n को 1 पुट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? x of 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने कौन सी वैल्यू को स्किप कर दिया है? और ऑड वैल्यूज को नहीं है। इसका मतलब है कि x of 2n इज नॉट द कंप्रेस्ड वे, एज इफ आपने क्या किया है कि ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर दिया। आपने उसमें से कुछ वैल्यूज, और ये आप कह सकते हैं यू हैवंट you have removed some information of the original signal. आपके पास x of 0 आएगा, x of 4 आ जाएगा, x of 6 आ जाएगा। तो you can see that जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, x of 2n is not the compressed version of the signal. x of 2n is कि एज इफ आपने ओरिजिनल सिग्नल के सिर्फ वो वैल्यूज ले लिए हैं जो कि इवन टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, और जो ऑड टाइम पे वैल्यूज हैं उन सबको आपने क्या कर दिया? हटा दिया। तो दिस इज नॉट कंप्रेशन। अगर आप कंटिन्यूअस टाइम की एक्सपेंशन और कंप्रेशन को देखें, हमारा जो सिग्नल है उसकी शेप पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है वही है, सिर्फ ये है कि सिग्नल कंप्रेस हो गया, एक्सपेंड हो गया। सो हाउ टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन, ये जो पूरी जो मैंने एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि आप ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि x of 2t को x of 2n में देयर बिहेवियर और जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, डिस्क्रीट टाइम में हम फिर कंप्रेशन, नॉट कंप्रेशन, एक्सपेंशन को लेट्स से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स लुक इनटू दैट। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर जी आज जो वीडियो इस पे हमने सिग्नल का बिल नहीं दिया, तो सर इस पे इंफॉर्मेशन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे? पड़ेगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। दैट इज वाई कि मैंने कहा कि ये कंप्रेशन नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रॉस किया कि एक्स ऑफ 2n जो है वो ओरिजिनल सिग्नल का कंप्रेस्ड वर्जन नहीं है। ये इट इज अ टोटली डिफरेंट सिग्नल जिसमें से आपने कुछ इंफॉर्मेशन को, आप कह सकते हैं, आपने लॉस कर दिया। जो ऑड वैल्यूज हैं वो अब आपके पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिग्नल की ओरिजिनल वैल्यूज रहे, लेकिन वो सिग्नल लेट से एक्सपेंड हो जाए, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। सो लेट्स राइट इट डाउन। If n is multiple of k,
और ये रिजल्ट होगा व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ k। ये मैंने एक अल्टरनेट मेथड यूज कर रहा हूं मैं कि अगर डिस्क्रीट टाइम में हमने सिग्नल का ये करना हो कि हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करें। डिफरेंट नोटेशन है, अगर आप देखें x सब पैरेंथेसिस स्मॉल k इनटू स्क्वायर ब्रैकेट्स देन स्मॉल n एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो सिग्नल है इसकी या आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी जो कि इसके बराबर होगी, और ये नॉन जीरो वैल्यू कब आएगी? जब आपके पास n जो होगा वो मल्टीपल ऑफ k होगा, और इसकी वैल्यू जीरो होगी जब भी n जो है मल्टीपल ऑफ k है। ठीक, अब ये जो k है ये डिसाइड करेगा, इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमने सिग्नल को कितना एक्सपेंड किया। ठीक है, ये मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, दैट विल एक्सप्लेन दिस होल कॉन्सेप्ट। एक सिग्नल हम ले लेते हैं, कोई भी सिग्नल आप देख सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है x ऑफ n, और इसको हम प्लॉट कर लेते हैं कोई भी वैल्यूज, लेट्स से लेट्स से 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसको कुछ और वैल्यूज भी देना पड़ेंगे। लेट्स से 6 तक मैं कर लेता हूँ, और 5, लेट्स अज्यूम कि ये एक सिग्नल है x ऑफ n। ठीक है, इस सिग्नल को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ फॉर बाय टेकिंग k को मैं लेट्स से 3 ले लेता हूँ। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये जो x ऑफ 3 n किस किस्म का सिग्नल होगा, x ऑफ 3 n किस किस्म का सिग्नल होगा। पहले इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं, देन यू विल सी कि ये किस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब मैं कौन सा सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, x ऑफ 3। तो इसकी जो हमने डेफिनेशन की हुई है कि ये होगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, और वो ये होगी जब भी n मल्टीपल ऑफ k। मैं लेट्स से 0 से स्टार्ट कर। सो ऑफ कोर्स 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, सो इसका मतलब है कि 0 है, ये 3 है, तो x ऑफ 0 इस जगह पे जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली ये होगी जो कि ये वाली। तो मैं 0 पे कौन सी वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, ये मैंने प्लॉट। नेक्स्ट n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैं पॉजिटिव टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, x ऑफ 1 होगा। इफ n इज मल्टीपल ऑफ k, 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ k, इसका मतलब है कि इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। फिर मैं कंसिडर करूंगा 2। तो क्वेश्चन इज 2 मल्टीपल ऑफ k? n क्या है, 2 है, k कितना है, 3 है। 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इफ इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 0 हो गया। अब 3 पे क्या होगा, n जब 3 है तो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो क्या आ गया, x ऑफ 1। तो इस जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू 1 की वैल्यू होगी। यस, ओके। अब मैं फाइनली ये इसको एक्सपेंड करूं, 4 पे क्या होगा, 0।
यस 5 पे क्या होगा 0, 6 पे क्या होगा 6 इज अ मल्टीपल x of 2 की x ऑफ 2 आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है जी सर ये अब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ये जो ओरिजिनल सिग्नल की 1 की वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट हो गई है 3 पे शिफ्ट हो गई है। ओरिजिनल सिग्नल की जो n इक्वल टू 2 पे वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट हो गई है 6 पे शिफ्ट हो गई। तो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस सिग्नल, आप क्या कह सकते हैं ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है, इट इज द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ x। और हम डिस्क्रीट टाइम को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हाउ वी आर एक्सपेंडिंग इट, वी आर इंसर्टिंग जीरोस। तो अगर आप देखें k इक्वल, इसको अब डिफरेंट तरीके से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जब आप k को 3 कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ओरिजिनल सिग्नल के जो वैल्यूज हैं उनमें 2 जीरोस इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें हमने 2 जीरोस इंसर्ट किए। इसको अगर आप किसी और केस के लिए करना चाहते हैं, अगर आप k को 4 ले लें, इसका मतलब क्या होगा कि आप इंडिविजुअल सैंपल्स में कितने जीरोस इंसर्ट कर रहे होंगे 3 जीरो इंसर्ट्स कर रहे होंगे। ठीक, दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट। सो नाउ यू नो कि ये जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इसकी फोरियर, हम तो इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ना चाह रहे थे, टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या आंसर करना चाह रहे थे कि अगर x ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ये है, सो x ऑफ k ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो। सो आपके ख्याल में क्या होगा जी, व्हाट हैज हैपेंड टू द सिग्नल इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में से सिग्नल के साथ क्या किया हमने एक्सपेंड कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम जनरल रूल डिफाइन कर चुके हैं, बिहेवियर ऑफ द सिग्नल इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम में कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा सर। यस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे k में। तो अगर आप देखेंगे सिग्नल जो है उसकी वेरिएशन जो है आप उसको आपने एक्सपेंड कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी में आपके पास वो क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा। लेट मी सी कि अगर मेरे पास एक स्लाइड में, यस, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये ग्राफिकल, इसको अगर आप देख लें, ये हमने एक सिग्नल लिया और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस सिग्नल को अगर आप देखें हमने एक्सपेंड कर दिया है, आप देखें हर सिग्नल की वैल्यू में हमने एक जीरो इंसर्ट कर दिया। ये वही सिग्नल है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है बाय टेकिंग k इक्वल टू, हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। k इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये सिग्नल है। इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें और इसको अगर आप कंपेयर करें, यू कैन क्लियरली सी कि हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। टाइम डोमेन में सिग्नल जो है वो एक्सपेंड हो गया और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखें इसको हमने क्या कर दिया, ये अगर आप इसको देखें और इसको देखें हमने क्या कर दिया, इसको कंप्रेस कर। इसका ओवरऑल बिहेवियर पीरियोडिक नेचर अभी भी वही है। ठीक है, बट यू कैन क्लियरली सी के, और इसको थर्ड केस में देखें हमने k को 3 ले लिया। अब हमने इंडिविजुअल सैंपल में 2 जीरोस इंसर्ट कर दिए। तो अगर आप देखें सिग्नल और भी एक्सपेंड हो गया, एज अ रिजल्ट इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ा, ये और भी कंप्रेस हो गया। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंप्रेशन इफेक्ट है और यहाँ पे आपको एक्सपेंशन।